पांचवी प्रॉपर्टी जो है उसको देखा जाए, और ये जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारिक पर कैसे लागू होता है, इसको हम लोग देखा जाए। तो यह क्या कहता है बच्चों, पहले ध्यान दीजिए कि यदि कोई सारिक दिया हुआ है और यहां से मान लेता हूं कि A प्लस बी लिखा है, C प्लस डी लिखा है, E प्लस एफ लिखा है, और यहां पर मैं लिख देता हूं P Q R और यहां M N O हमने लिख दिया। सवाल को समझिए बच्चों, या मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, या मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं कि A माइनस बी, C माइनस डी और E माइनस एफ कर दिया, और यहां से मैं लिख दिया P Q R लिख दिया, और M N O है बच्चों, ये जीरो मैं समझना भाई, है ना, M N O है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि कोई सारणी में किसी रो या किसी कॉलम, अब चलिए एक और बना देते हैं, हमने यह कॉलम में लिखा है, हम रो में लिख देते हैं। चलिए रो में क्या कर देते हैं, जैसे मैं यहां से A माइनस, देखिए जो हम लोगों ने यह जो प्लस वाला जो देख रहे हैं कॉलम में, ये प्लस वाला रो में भी लगा सकते हैं, माइनस में यह जो है कॉलम में है तो इसको हम लोग रो में भी लगा सकते हैं। तो अब हम लोग समझिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहती है, ये इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चों कि यदि किसी सारिक में किसी रो या किसी कॉलम के किसी एक रो या किसी एक कॉलम, या दो रो या दो कॉलम भी हो सकता है बच्चों, या तीन रो और तीन कॉलम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो यदि किसी सारिक में किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक, देखिए इसमें दो है, अब अभी अब हो सकता है कि A प्लस बी प्लस सी हो जाए, और यहाँ से D E प्लस एफ हो जाए, तीन पदों में हो जाए, है ना बच्चों। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने दो पदों में तोड़ा है। तो कहने का अर्थ यह, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि यदि किसी सारिक में किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर, योग यह हो गया, अंतर वाला यह हो गया, योग या अंतर के रूप में हो, तो उसी क्रम के दो सारिक में विभक्त किया जा सकता है। कैसे विभक्त किया जाएगा बच्चों, यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कहने का अर्थ इसका यह है कि यदि यह सारिक के डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं ACE लिख दिया, और यहां पर लिख दिया P Q R M N O लिख दिया, और यदि प्लस में है बीच में तो आप लोग प्लस बनाइएगा, और फिर लिख दीजिएगा, अब की यह वाला ACE लिखा था ना, अब की BDF लिख दीजिएगा, BDF लिख दीजिए, और PQ R लिख दीजिए, और MN O लिख दीजिए। तो उसी क्रम का, ये पहले किस क्रम का था, 3x3 यानी तृतीय कोटि का था, तो यह भी तृतीय कोटि की दो सारिकों में विभक्त किया जा सकता है बच्चों। ये भी आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एक सारिक थी, एक डिटरमिनेंट था, आपने यहाँ पर दो डिटरमिनेंट्स बना दिया, और दोनों कैसे बनाया कि किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक, अगर ये तीन पदों में रहा होता A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कुछ मान तीन पदों में रहा होता, तो इस प्रकार से प्लस करके एक सारिक हम लोग और बना लेते बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से यह माइनस में भी है तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह माइनस में कर देंगे। ध्यान देना ACE लिख देंगे,
देंगे ए सी ई लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू और आर और एम एन ओ लिख देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, बी डी एफ लिखेंगे, बी डी एफ लिखेंगे और पी क्यू आर लिखेंगे, एम एन ओ लिख देंगे। कहने का अर्थ यह है कि यह आपको माइनस में था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस, यहाँ प्लस में था तो यह हो जाएगा प्लस। अब आप लोग यह मत समझना कि अगर कूड़ा में है तो ये कूड़ा में भी हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा मत समझना आप लोग, है ना। गुणा और भाग पर ऐसा नियम नहीं लागू होगा, केवल प्लस में हो और माइनस में हो तब हम लोग इसको दो सारणी में आप तोड़ सकते हैं। अब ये भी ध्यान देना कि कहीं दो प्लस में हो और एक माइनस में हो तब नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे दो प्लस में हो और एक माइनस में हो या दो माइनस में हो और एक प्लस में हो तब इसको इस प्रकार से आप विभाग तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तीनों या प्लस में हो या तीनों माइनस में हो तब हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं बच्चों। जैसे मैं यहां से लिख दिया, देखिए मैं लिख दिया 9, यहां लिख दिया 12, यहां लिख दिया 15, ठीक है बच्चों। और यहां पर मैं लिख दिया सपोज कर लीजिए यहां पर लिख दिया 5 लिख दिया, 4 लिख दिया और 3 लिख दिया और 2 1 6 लिख दिया, है ना। और यहां पर 18 लिख दिया, है कि नहीं बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए ये बड़ा से बड़ा, इसमें वाले में बड़ा अंक है तो इसको आप लोग तोड़ करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मान लेता हूं कि 10 में यह तोड़ दे रहा हूं तो यह हो जाएगा 10 प्लस 8 कर दीजिए, यहां पर 10 प्लस 2 कर दीजिए और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 10 प्लस 5 कर दे रहा हूं, है कि नहीं बच्चों। और यहां से मैं लिख दूंगा, यहां से लिख दूंगा 5 4 3 2 1 6 लिख दिया। अब इसको आप चाहें तो दो सारणी में अलग अलग आप लोग छोटा अंक करके लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 10 10 10 हो गया और यहां पर हो गया 5 4 3 2 1 6। इस सारणी का मान निकालेंगे और प्लस करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस क्या होगा 8 2 5 यहां पर लिख देंगे, 8 2 5 लिख देंगे और यहां पर जाएगा 5 4 3 हो जाएगा और यहां पर जाएगा 2 1 6 हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों ना, आप लोग इस सवाल को इस एग्जाम्पल को आप लोग जरूर घर पर इसका मान निकाल करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा तोड़े हैं 10 और 8 में तोड़े हैं, 10 2 में तोड़े हैं, 10 5 में तोड़े हैं तो 10 10 हो गया और 5 4 3 हो गया, 2 1 6 हो गया और यह 8 2 5 लिख लिए, 8 2 5 और ये इस तरह से क्रम है। तो इसका मान आप लोग निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा, है ना बच्चों। आप लोग घर पर इसका मान तो निकाल सकते हैं और इन दोनों का मान अलग अलग निकालिएगा, है कि नहीं। और फिर इन दोनों के मान को आप लोग जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके देखिएगा कि इसका मान और इन दोनों सारणी का योगफल करने के बाद जो मान आया है क्या यह दोनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसको इस एग्जाम्पल को आप लोग मान निकाल करके अगर बराबर आ जाए तो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराइएगा। इससे यह पता चलेगा, देखिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बीच में यह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना बच्चों। तो इससे यह पता चलेगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तक वीडियो देखेंगे, इसके बाद वो स्किप कर देंगे या तो बंद कर देंगे, है कि नहीं, पूरी वीडियो नहीं देख पाते वो, इसलिए कि अब उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उसको जिम्मेदारी समझ रहे हैं, अब वो बच्चे समझेंगे, है कि नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल को मैं बीच में मैं बोल रहा हूँ कि इस सारणी का मान निकालिएगा,
और इन दोनों सारणी का मान निकालिएगा और मान निकाल करके इसको जोड़िएगा और इसका मान के उसका मान बराबर आ जाना चाहिए। और अगर बराबर आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर अवगत कराइएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जिस बच्चे ने कमेंट किया है इसका मतलब वो बच्चा इस लेक्चर को देखा है, समझा है, पढ़ा है और तब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हमें बताया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पहले नोट करिए और अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 पर चलेंगे। आज कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रॉपर्टी हम आपको बता दें बच्चों। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखा जाए और यह जो प्रॉपर्टी होगी यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी और यह प्रॉपर्टी क्या कह रही है इस पर हम लोग विचार किया जाए, जरा देखा जाए, समझा जाए बच्चों। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है कि यदि कोई साड़ी दिया हुआ बच्चों, जैसे मान लेता हूं यह कोई साड़ी दिया हुआ है और यहां पर मैं लिख देता हूं ABCDEF और GHI मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस साड़ी के किसी रो या किसी कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में K से गुणा कर दे रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, किसी रो या किसी कॉलम में प्रत्येक अवयव में K से मैं गुणा कर दूं, अर्थात यहां से लिख दूंगा K इंटू A। मान लेता हूं कि C1 में मैं गुणा कर रहा हूं, है ना बच्चों, C1 के प्रत्येक अवयव में K से गुणा कर दे रहा हूं। तो यह हो जाएगा K इंटू A, यह हो जाएगा K इंटू B और यहां पर हो जाएगा K इंटू C और यहां पर मैं लिख देता हूं D E F G H I लिख दिया। तो जो इधर साड़ी थी ना बच्चों, अगर इस किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में, ध्यान देना, अगर C1 में K से गुणा कर रहे हैं तो तीनों में गुणा होगा, या C2 में इसमें न गुणा करके इन तीनों में गुणा कर दीजिए, या दोनों में न गुणा करके इसमें गुणा कर दीजिए। तो इस साड़ी का जो मान होगा ना उसका यह K गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या हम लोग इसको इस प्रकार से लिखें कि यहां से K मैं लिख देता हूं, K इंटू इस तरह से लिख दिया साड़ी का मान, और यहां पर मैं क्या करूंगा, K का गुना मान लीजिए इसमें कर दे रहा हूं, R1 में कर दे रहा हूं, तो K इंटू A, K इंटू A, K इंटू D और K इंटू G और यहां से B E H लिख देता हूं और यहां से C F I लिख देते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यह प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि किसी साड़ी में किसी रो या किसी कॉलम में K से गुणा कर दिया जाए तो वह साड़ी K गुना हो जाती है, साड़ी का मान जो होगा वो K गुना हो जाएगा। या हम लोग इसको इस प्रकार से समझे, इस पर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एक एग्जाम्पल आप लोग समझिए इस पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहां से कि मान लेता हूं यहां से मैं लिख दिया 1 2 3 और यहां पर मैं लिख दिया 5 4 2 और यहां पर लिख दिया 3 2 और यहां पर 6 कर दिया, मान लेता हूं, है ना बच्चों। और यह कोई एक साड़ी दिया हुआ है और यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, यदि इस साड़ी में क्या करूं मैं 2 का
गुणा कर दिया। तो आइए जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर साड़ी ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3 5 4 2 3 2 6 होगा। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि यदि 2 का अगर हम लोग अंदर गुणा करें तो यह किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है बच्चों, अब देखिए यह साड़ी ए का मान है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, देखिए अगर 2 का मैं इसमें गुणा करता रहा तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 6 और यहां पर जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे 5 4 2 3 2 6 लिख दिया। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि आप यहां से इस साड़ी का मान निकाल लेंगे और इसके बाद इस साड़ी का मान निकालिए। देखिए क्या इसका मान और इसके मान में अगर 2 का हम लोग गुणा करें तब इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिए, जबकि साड़ी में क्या हो रहा है कि किसी निश्चित संख्या से जब गुणा कर रहे हैं तो वह किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर C1 में गुणा किया, या आप लोग यहाँ से 1 2 3 रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 2 5 10 2 चौको 8 2 गुणा के 4 गुणा कर दीजिए और ये जैसे है वैसे दोनों रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए, या आप इन दोनों को रहने दीजिए 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो जैसे गुणा है ना वैसे ही भाग भी होता है बच्चों। जैसे 1/2 मैं यहाँ पर कर दूं तो यहाँ से 1/2 करेंगे, है कि नहीं, तो 1/2 करेंगे तो ये 1/2 यानी सब इसमें किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में 2 से भाग हो जाएगा। वो अंदर जब जाएगा तब, ये जब अंदर जाएगा तब ये देखिएगा, है कि नहीं, ये जब यदि अंदर जाएगा 2 जब अंदर जाएगा तो यह 2 किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, जैसे A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 5 4 2 6 1 2 या 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूं 7 लिख देता हूं और मैं यहां से 2 इंटू A करता था। तो इसमें क्या होता था कि डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स में क्या होता था, ये ध्यान देना बच्चों, मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 का सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा, तो 2 का सब में गुणा हो जाता था, अर्थात यह हो जाता था 2, यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 4 8 2 6 4 14। तो इस तरह से जब हम लोग मैट्रिक्स में 2 का गुणा करते हैं, है कि नहीं, जैसे 2A कर दिया, यहां से 2 किया तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 जब अंदर जा रहा है कि नहीं बच्चों, जब 2 अंदर जा रहा है तो सभी अवयव में 2 का गुणा हो जा रहा है। जबकि डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स में क्या हो रहा कि अगर 2 का या 3 का या 4 का अंदर गुणा होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और समझ में आ गई, एक और आ गई यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। एक और यहां से प्रॉपर्टी आ गई और इस सवाल किस प्रकार से आएगा, जैसे मान लेता हूं कि एग्जाम्पल 1 बनाता हूं बच्चों, है ना, और एग्जाम्पल क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लेता हूं कि इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं और यहां पर एक साड़ी मैं लिख दे रहा हूं, एक साड़ी यहां लिख दे रहा हूं और यहां पर लिख दिया 2 4 6, है ना, और इसके बाद मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि 5 6 7 और यहां से मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 लिख दिया, है ना बच्चों। तो कहने का अर्थ है कि इस सारणी का
डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, तो इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसको 2 गुणे 2, इसको 2 गुणे 3 हम लोग लिख सकते हैं। और ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, 5 6 7 1 2 3 हम लोग इस प्रकार से लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें देखिए 2 4 6 है, तो 2 गुणे 1 हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। या आप लोग यह समझिए कि जब यहाँ से 2 1 ये है, तो 2 का जब अंदर गुणा होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा हो गया, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3। तब जाकर के यह मान लीजिए बना था क्या कि यह 2 हो गया, यह 4 हो गया, यह 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। कहने का अर्थ यह है कि अगर यह इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों, 2 4 6 दिया है, तो 2 का गुणनखंड कॉमन बन रहा है, इसका मतलब 2 हम लोग बाहर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। आप लोग इधर से अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इधर से भी तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों ना? फिर समझिए एक बार, कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई सारणी दिया हुआ और किसी निश्चित संख्या से इसमें गुणा कर दिया जाए, तो यह निश्चित संख्या जब अंदर जाएगी तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। यह डिटर्मिनेंट्स का नियम है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था कि प्रत्येक अवयव में क्या होता था, गुणा होता था, प्रत्येक अवयव में गुणा होता था। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, और उसमें सब में गुणा हो जाता था, है कि नहीं, मैट्रिक्स में। तो यहाँ देखिए कि अगर यह अंदर गुणा हो जा रहा है और गुणा करने के बाद यह आ जा रहा है, तो कहने का मतलब अगर यह कि यह इधर से अगर यह मिल रहा है तो इधर से भी तो यह मिलेगा, है ना बच्चों। तो अगर यह 2 का गुणनखंड हो रहा है तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आप लोग यहां से अगर आप देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से चाहे तो 2 आप बाहर कर लीजिए, 2 आप बाहर कर सकते हैं, और अंदर क्या मिलेगा, 1 2 3 मिल गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ हो गया 5 6 7 और यहाँ हो गया 1 2 3 हो गया। देखिए इस सारणी का मान निकालना था हमको, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से यह इस तरह से सॉल्व कर दिए, और हम लोग देख क्या रहे हैं बच्चों, देख क्या रहे हैं कि 2 हो गया, और इसमें देखिए यह C1 है और यह C3 है और यह C2 है। तो इसमें कोई C1 C2 C3 के प्रत्येक अवयव आपस में समान तो नहीं हो रहे हैं बच्चों, देखना तो C1 बराबर C3 हो गया, C1 बराबर C3 हो गया। और जब किसी एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे कि यदि किसी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम के प्रत्येक अवयव आपस में समान हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए 2 गुणे 0 होगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सारणी का मान जो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आप चाहे तो इसको घर पर तोड़ करके, डायरेक्ट तोड़ करके आप लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग गुणा करिए या भाग करिए, है कि नहीं, उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। तो हमें यकीन है कि आपको यह प्रॉपर्टी नंबर 6 भी समझ में जरूर आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट करिए, और एक प्रॉपर्टी आप लोग आगे फिर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 पर चलेंगे, और इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। वो ये जो इसका गुणधर्म 7वां जो गुणधर्म है, इसका प्रयोग अब ये जो प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रयोग सारणी के मान निकालने में इसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों। तो आइए पहले यह प्रॉपर्टी क्या कहती है इस पर हम लोग विचार करते हैं, देखा जाता है। यह प्रॉपर्टी, जैसे मान लेता हूं कि यह कोई सारणी ए लिखा हुआ है और मैं यहां से लिख दिया 1 2
5 4 1 2 3 2 6 लिख दिया। मान लेता हूं इस तरह से, है ना बच्चों। तो यहां पर यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। यह जो है C1 है, C2 है, C3 है ना बच्चों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि C1 और C2 या R1 R2 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। C1 C2 C3। देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, या तो हम लोग अभी आप लोग जैसे जो ऑपरेशन पढ़े थे आप लोग मैट्रिक्स पर, है ना, एकदम सेम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाओं में आप इसका प्रयोग करते थे, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी किया जाएगा। जैसे मैं अगर मान लेता हूं कि यहां से C1 और C2 को यदि मैं जोड़ दूं, C1 और C2 को जोड़ दूं, तो जो जोड़ेंगे वह हम लोग C1 के स्थान पर ला रहे हैं। या हम लोग इस तरह से लिखें कि C2 में से C3 को घटा दें और C2 के स्थान पर हम लोग लिख दें। तो इस प्रकार से जो प्राप्त नई सारणिक होगी उसका भी मान वही रहेगा, यानी उनका मान नहीं बदलेगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी सारणिक, यदि कोई सारणिक दी हुई है तो उसके दो संगत रो के, यानी दो रो के संगत अवयव को जोड़कर या घटा करके नई कोई सारणिक बना दी जाए तो उस सारणिक का मान भी नहीं बदलता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। अभी भी ये क्लियर नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मैं यहां से C1 और C2 को मैं जोड़ दे रहा हूं बच्चों, और एक नई सारणिक मैं बना रहा हूं। चलिए तो C1 और C2 को जोड़ेंगे तो कहां लिखेंगे बच्चों को? C1 के स्थान पर लिखेंगे। इसका मतलब अब जो सारणिक आएगी इसको जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 4 1 2, जैसे है वैसे ही डाले दीजिए, और यह हो गया 3 2 6। अब यह सारणिक आ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि यह सारणिक का जो मान होगा वही इसका भी मान होगा। या घटा देता हूं, चलिए C1 में से C2 को घटा देता हूं, तो जो नई सारणिक बनेगी, अब वहां पर कोई अक्षर दूसरे से भी लिख सकते हैं आप लोग, या न लिखिए तो उस सारणी का मान वही रहेगा। जैसे C2 में से C3 घटा रहा हूं और यह C2 के स्थान पर लिख रहा हूं, देखिए इस पर यह लागू कर रहा हूं, यहां पर यह लागू कर रहा हूं। यह जो कंडीशन है यह हम लोग लागू कर रहे हैं किस पर? इस वाले डिटर्मिनेंट्स पर लागू कर रहे हैं। तो क्या आएगा ध्यान देना, 1 2 5 तो रहने दीजिए, 1 2 5 रहने दीजिए, और C3 में से C2 को घटाना है तो C2 में से C3 को घटाना है तो C2 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। यहां पर क्या होगा? -1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और यह जो है जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, है कि नहीं? तो 3 2 6 कर दिए, या C3 में से C1 को घटा दीजिए, और इसमें दोनों कंडीशन लगा रहा हूं, और C3 को बना रहा हूं, C3 में से C1 को घटा करके निकाल रहा हूं, है ना बच्चों? तो C3 में से C1 को घटाएंगे तो 3 में से 1, अच्छा घटाएंगे तो कहां लिखेंगे इसको? C3 के स्थान पर लिखेंगे, क्योंकि C3 में से घट रहा है बच्चों, है ना? तो यह क्या हो जाएगा? C3 में से C1 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0, और यहां पर हो जाएगा 1 होगा। तो कहने का अर्थ यह है
कि जितना इसमें कंडीशन लगाते जाइए या किसी निश्चित संख्या से इसमें गुणा करके तब जोड़ते जाइए या किसी रो या किसी कॉलम में किसी निश्चित संख्या से भाग देने के बाद तब उसमें कोई रो और कोई कॉलम जोड़ दीजिए। इस सब संक्रिया लगाने के बाद भी जो साड़ी का मान आएगा बच्चों उसका मान नहीं बदलेगा। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं। इस साड़ी का मान निकाला जाए, फिर इसका भी निकाला जाए और इसका भी निकाला जाए, देखा जाए क्या यह तीनों साड़ी का मान आपस में बराबर है या कि नहीं है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, चलिए इसको नंबर 3 में लिख देता हूं। तो पहले नंबर 1 वाला हम लोग लिखते हैं। चलिए साड़ी 1 यानी साड़ी A का मान निकालेंगे। यहां नंबर 1 वाला मैं लिख रहा हूं, तो यहां से क्या लिखेंगे कि 1 लिखेंगे और यह रो यह कॉलम कटेगा तो 6 में से 4 घटेगा बच्चों, 6 में से 4 घटेगा। इसके बाद -4 लिख दिया तो यह रो यह कॉलम कटेगा तो 12 में से 10 घटेगा। इसके बाद +3 लिख रहा हूं, तो जब +3 लिखेंगे तो कौन सा रो कौन सा कॉलम कटेगा बच्चों, यहां से कटेगा +3 लिखा है तो यह रो यह कॉलम कटेगा तो 4 में से 5 क्या होगा, घटेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। यह हो गया 2, यह हो जाएगा 2 होगा और 4 गुना के 8 हो गया और यह हो जाएगा -3 हो गया, है ना बच्चों। -1 हो गया और गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -6 और -3 -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 वाले का मान आ गया -9 आ गया। अब 2 वाले का मान निकाल कर देखा जाए जरा सा। 2 वाले का साड़ी A का मान निकाला जाए, है ना। तो 2 वाले का जब निकालेंगे तो 5 को हम लोग यहां लिखेंगे और 5 में यह रो या कॉलम कटेगा तो 6 - 4 होगा। अब -4 मैं लिख रहा हूं और यहां से रो या कॉलम कटेगा तो 18 में से 14 निकालेंगे और +3 लिखेंगे तो यह रो या कॉलम कटेगा तो 6 - 7 हो जाएगा यानी 6 - 7 हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 और 5 गुना के 10 हो गया बच्चों और ये हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया और ये हो जाएगा -3 हो गया। तो यह हो जाएगा 10 -19 तो ये भी आ गया -9 आ गया। दूसरे वाले का भी मान वही आ रहा है। इसका मतलब कि किसी कॉलम को जोड़कर या घटा करके अगर कोई नई साड़ी बना रहे हैं तो उस साड़ी का मान नहीं बदलता है। अब यह नंबर 3 वाला भी देख लीजिए। नंबर 3 वाले का साड़ी का मान निकाला जाए बच्चों। देखिए तो यहां से साड़ी A का मान क्या आएगा इसका जरा देखिए। 1 लिखेंगे, यह रो यह कॉलम कटेगा -1 -0 हो गया और यह -1 लिखा जाएगा तो यह रो यह कॉलम कटेगा तो 2 - 0 हो जाएगा और +2 अगर यदि लिया जाए तो यह रो यह कॉलम कटेगा तो -8 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना बच्चों। तो यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा -2 और यह हो जाएगा -3 है, -3 तो -6 हो जाएगा और सब मिलकर के यह भी आ गया -9 आ गया, है कि नहीं बच्चों। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि अगर यदि कोई साड़ी का मान दिया हो, है ना, और साड़ी का मान मतलब यह एलिमेंट दिए हो, है ना, ये साड़ी में एलिमेंट दिया हो यानी साड़ी दिया हो, है कि नहीं। तो साड़ी यदि दिया हुआ है और हम लोगों से इसका मान पूछेगा तो हम लोग यह जो ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे और लगाते समय यह ध्यान दीजिएगा कि कम से कम किसी रो या किसी कॉलम की 2 अवयव यदि शून्य आ जाते हैं
तो उस साड़ी का मान को सॉल्व करने में हमको बड़ी सहायता मिलेगी। यह ध्यान देना बच्चों, जब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे किसी को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से क्या कॉमन लेने लायक है, या कोई दो रो और दो कॉलम को जोड़ने पर या घटाने पर शून्य तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब इधर शून्य हो जाएगा ना, देखना जब इधर शून्य हो जाएगा तो बीच ब्रैकेट में कोई भी अंक रहेगा जीरो से जो टकराएगा, समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप लोग जीरो का जब गुणा होगा तो यह जीरो आ जाता है, इसलिए वो सवाल को लगाने में बहुत सहायता मिलता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी जो 7 है इसका प्रयोग हम लोग सवाल लगाने में किया जाएगा बच्चों। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, और अब हम लोग आखिरी प्रॉपर्टी 8 वाली हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, और अगली प्रॉपर्टी क्या है इस पर हम लोग विचार करेंगे। यह प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है यह भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है बच्चों, गुणधर्म है। यह कहता क्या है कि यदि किसी सारणी में यक्स चर राशि निहित हो, अर्थात यदि कोई सारणी दिया हुआ है बच्चों, मान लेता हूं यह सारणी दिया हुआ है, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि लिखा है कि यहां से ए स्क्वायर ए क्यूब लिख दिया, या आप लोग 1a स्क्वायर भी कर सकते हैं। मान लेता हूं कि 1a स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1b स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना बच्चों। तो यदि किसी सारणी में यक्स चर राशि दी हुई हो, है ना, और उस सारणी के मान में जो यक्स चर राशि है, देखिए फिर एक बार समझिए क्या कहता है प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी में यक्स चर राशि निहित हो, स्थित हो, और उस यक्स के स्थान पर अगर कोई मान रखने पर, कोई भी मान रख दीजिए, है ना, और यक्स के स्थान पर यदि कोई मान रखने पर इस सारणी का मान शून्य हो जा रहा है कि नहीं, तो जो मान रखेंगे वो शून्य हो रहा है, तो उस मान को जब ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर करने के बाद जो गुणनखंड बनेगा वह गुणनखंड या वो मान इसका एक गुणनखंड होगा। अब समझ में आया नहीं? अब हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि यह आपको बुक में दिया होगा कि यदि किसी सारणी में यक्स चर राशि निहित हो तो यक्स के स्थान पर जो मान रखने पर उस सारणी का मान शून्य हो जाता है, वह मान उसका एक गुणनखंड होता है। फिलहाल इसको यह समझिए कि यदि मैं यक्स बराबर ए रख देता हूं, यक्स बराबर ए रखने पर यक्स के जगह पर मैं ए रख दे रहा हूं, तो यह सारणी का मान क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना। यहां से यक्स बराबर यदि मैं ए रख दे रहा हूं तो जहां जहां यक्स है बच्चों उसके स्थान पर आप लोग ए रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा 1a स्क्वायर, और यक्स के स्थान पर ए रखना है तो यह भी हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा a, और यह हो जाएगा a स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया कि यह जो R1 है और यह जो R2 है यह आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों। R1 और R2 बराबर हो गया। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जब आप अभी आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं हम लोग, कि यदि किसी सारणी में किसी दो या दो कॉलम, किसी दो रो या किसी दो कॉलम के प्रत्येक अवयव आपस में समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इस तरह से R1 अगर R2 बराबर है तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, यह सारणी का मान शून्य हो जाएगा। और x बराबर a रखने पर यदि इस सारणी का मान शून्य हो रहा है तो इसका यह x माइनस a एक गुणनखंड होगा। देखिए x बराबर a रखे हैं तो x माइनस a बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए x माइनस a इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस a
सारणिक का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कि यदि यहां पर मैं लिख देता हूं y और y स्क्वायर लिख देता हूं, है ना, और यहां पर यह a और b, माने यहां पर y स्क्वायर लिख दें या z स्क्वायर लिख दें, तो वह x माइनस a इसका एक गुणनखंड होगा। उसी तरह से y माइनस a गुणनखंड होगा। अगर y बराबर a रखेंगे और y बराबर a कब रखेंगे, जब उस सारणी में y का मान होगा तब y बराबर a रखिएगा। ऐसा नहीं कि x बराबर दिया है आप लिखिए y बराबर a रखने पर, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें अगर x चर राशि निहित है तो x बराबर रखिए, अगर y चर राशि है तो y बराबर रखिए। अब मैं एक सवाल और बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर यह इस तरह से दिया हुआ है सारणी a का मान, और यहां पर मैं लिख दिया, मान लेता हूं कि 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कहने का अर्थ यह है कि इसका गुणनखंड हम लोग को अगर पूछेगा तो बताइए क्या x माइनस वाई एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या x माइनस वाई एक गुणनखंड है या नहीं, यह गुणनखंड है या नहीं है, हम लोगों से पूछेगा। मान लीजिए तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर y रखेंगे और x बराबर y रख करके चेक करेंगे कि क्या इस सारणी का मान शून्य तो नहीं ना आ रहा है। देखिए तो x माइनस वाई बराबर 0 करेंगे, अर्थात x बराबर क्या करेंगे, y रखेंगे। तो x बराबर y रख करके देखिए क्या इस सारणी का मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बच्चों। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर y रख देंगे बच्चों। तो अब आगे क्या मिलेगा, देखिए जहां जहां x है उसके स्थान पर y रखिए, तो यह बन जाएगा 1 y स्क्वायर और 1 y स्क्वायर है ही, और 1 z और z स्क्वायर यह दिया हुआ है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि r1 और r2 है और यह r3 है। तो हम लोग यह देखा जा कि क्या कोई रो या कोई दो कॉलम के प्रत्येक अवयव आपस में समान तो नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि r1 और r2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, r1 बराबर r2 हो गया। इसलिए इस सारणी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर y रखने पर 0 हुआ था सारणी का मान, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो लिख देंगे कि x माइनस वाई इस सारणी का एक गुणनखंड है कि नहीं बच्चों। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो x बराबर y रखने पर 0 हो गया, तो इसलिए x माइनस वाई भी इसका एक गुणनखंड होगा। y बराबर z रखेंगे, y के स्थान पर z रखेंगे, ध्यान देना, तो इसका मतलब y के स्थान पर z रखेंगे तो z स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब y माइनस z भी इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। और z के स्थान पर अगर x रख दिया जाए तो यह x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यह भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी r1 और r3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। इसलिए यह z माइनस x भी इसका एक गुणनखंड होगा। अब 3 तृतीय कोटि की थी, 3 चर राशि थे, तो इसलिए यह 3 गुणनखंड हो गए। और बागे यहाँ पर एक निश्चित राशि यानी अज्ञात राशि का हम लोग k का गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो k का मान आप लोग निकाल लेंगे, बाद में निकालने का तरीका हम आपको बता देंगे। मगर ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है यह ज्यादातर आप लोगों को पूछती है कि बताइए कि यह गुणनखंड है या कि नहीं है।
x माइनस वाई या y माइनस जेड या z माइनस एक्स इसका गुणनखंड है या कि नहीं है। तो अगर x माइनस वाई चेक करने के लिए कहेगा तो x बराबर y रख करके देख लीजिए, y माइनस जेड का रहा कि गुणनखंड है कि नहीं है तो y बराबर z रख करके देख लीजिए, है ना। इस तरह से कोई भी सारणी में अगर x चर राशि निहित है और कहे कि x बराबर 5 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है और x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड है या कि नहीं है, तो आप लोग x बराबर 5 उस सारणी के मान में रखिए और यदि उस सारणी का मान शून्य हो जाता है बच्चों तो आप लोग 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि x माइनस 5 एक गुणनखंड है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को ये पूरी प्रॉपर्टी जो भी 8 तक थी हम आपको बताए हैं। अब आगे जो होगा सारणी का मान आप लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगी उसके सारणी के उप सारणी का मान निकालना, किसी अवयव का उप सारणी या किसी अवयव का सगुणनखंड निकालना और इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना और इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद ए इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना और इनवर्स मैट्रिक्स के बाद जो है इसका प्रयोग होगा कि 3 जो आपको समीकरण दिए रहेंगे x y z के पदों में जिसको युगपत समीकरण कहते हैं, तो 3 चर राशि वाले युगपत समीकरण को हल किया जाएगा यह सारणी अर्थात मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट्स के ये दोनों के मेथड से उसको हल किया जाएगा बच्चों। तो अभी आप लोगों को और आर्टिकल मेन बची हुई है, फिलहाल आज हम केवल आपको प्रॉपर्टी ही बता पाए हैं। तो हमें यकीन है कि आज जितनी प्रॉपर्टी हमने बताया ये सॉल्व करने में इसकी सहायता मिलेगी और हमें यकीन है कि आप लोगों को सब जरूर समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।